आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनार के बारे में। हमारा मेन टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, पांच एप्लीकेशन हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में देखा था। इसी के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड टॉपिक के अंदर ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है सोनार, SONAR, सोनार। ठीक है ना। चले जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सोनार कौन, वो सोनार नहीं है सोना चांदी बेचने वाला, ये सोनार अलग है ना। चलिए, The word sonar stands for sound navigation and ranging। देखिए यहाँ पे सोनार है तो SO आया किससे, साउंड से, ठीक है। और NA किससे आया, नेविगेशन से आ गया। और R किससे आया, रेंजिंग से आया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेज अल्ट्रासाउंड वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अब सोनार है क्या? सोनार एक प्रकार का डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं, या फिर मशीन कह सकते हैं आप। ठीक है ना। वो एक ऐसा मशीन है जो कि बड़े बड़े जहाजों में, सीप में, बोट में लगाया जाता है ताकि पानी के नीचे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारा सबमरीन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है पानी के नीचे बहुत बड़ा शार्क, बहुत बड़ा वेल, बहुत बड़ा मछली, या फिर पानी के नीचे बहुत बड़ा पहाड़। इस प्रकार के चीज़ों को पता करने के लिए कि वो कितने दूरी पे है, यानी कि डिस्टेंस पता करने के लिए, उसका डायरेक्शन वो किधर की ओर है वो पता करने के लिए। और यदि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पानी के नीचे में है तो वो उसका स्पीड कितना है, मतलब कि यदि कोई चीज़ पानी के नीचे हमारी ओर आ रहा है तो आने का उसका स्पीड क्या है। तो यही चीज़ पता करने के लिए हम लोग सोनार डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, सोनार वो एक मशीन ऐसा है, मतलब कि सोनार एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको कि हम लोग अपने बड़े बड़े सीप में, बोट में, है ना, इन सारे चीज़ों में फिट करते हैं ताकि पानी के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हो, चाहे बड़े बड़े हमारे मछली हो, शार्क हो, कुछ भी हो, है ना, उसका पता करने के लिए कि वो कितने दूरी पे है जहाज से, है ना, उसका डायरेक्शन किधर है जहाज से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, या फिर कोई चीज पानी के नीचे मूव करके जहाज की ओर आ रहा है तो उसका आने का स्पीड क्या है। इसी सब चीजों को हम लोग पता करने के लिए सोनार डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनार इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। सोनार का इस्तेमाल हम लोग समुद्र के गहराई को पता करने के लिए भी करते हैं। एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, और अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे यदि कोई हिल है, बड़े बड़े पहाड़ के चट्टान हैं तो उसको पता करने के लिए। वैली वही हो गया, चट्टान का बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े दिए हैं उसको पता करने के लिए। सबमरीन, यदि पानी के नीचे सबमरीन है, आपको मालूम है सबमरीन पानी के नीचे चलता है, तो एक जहाज बड़ा सा सबमरीन से टकरा ना जाए इसके लिए हम लोग अपने जहाज में या फिर सबमरीन में सोनार डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आपको लगता होगा कि सर पानी के नीचे हम लोग तो दूर तक नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि एक सबमरीन इधर से आए और दूसरा सबमरीन उधर से आए, दोनों टकरा जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे सोनार डिवाइस काम कर रहा होता है, वो ये बता देता है कि देखो सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि इतने दूरी पे है, इसका ये डायरेक्शन है और उसका आने का स्पीड ये है, तो अपने आप को तुम संभाल लो। इस प्रकार का उसमें चलता है। आइसबर्ग्स का मतलब बर्फ का जो कोई टुकड़ा है पहाड़ के नीचे, तो उसको भी हम लोग पता कर लेते हैं। संकेन शिप्स माने कि कोई जहाज डूब गया है जो कि पानी के नीचे है बैठा हुआ, उसको भी पता करने के लिए हम लोग पता करते हैं। तो सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग समुद्र के नीचे अलग अलग चीज़ों के बारे में पता करने के लिए करते हैं। उसका डायरेक्शन, उसका स्पीड, उसका डिस्टेंस, ये सब चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ सीप। तो सोनार बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि दो प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, यानी कि दो प्रकार के उसमें सिस्टम लगे रहेंगे। पहला आपका है ट्रांसमीटर और दूसरा आपका है डिटेक्टर। देखिए, डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम है सोनार, लेकिन उसी सोनार में दो अलग अलग चीज़ फिट है, पहला ट्रांसमीटर और दूसरा डिटेक्टर। अब ट्रांसमीटर का काम क्या है, डिटेक्टर का काम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स। दीज वेव्स travel through water and after striking the objects on the seabed get reflected back and are sensed by the detector। अब देखिए ट्रांसमीटर करता क्या है, ट्रांसमीटर पानी में अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ेगा। ठीक है, अभी अल्ट्रासाउंड वेव क्या होता है आपको मालूम है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है ना। तो ये ट्रांसमीटर पानी में, पानी के नीचे अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ेगा, यानी कि उसको प्रोड्यूस कर देगा।
और अब जब पानी के नीचे आपने अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस किया है तो वो अल्ट्रासाउंड वेव हमारा पानी के नीचे जाएगा, पानी के नीचे जाएगा, और यदि पानी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के अल्ट्रासाउंड वेव ऊपर चला जाएगा दोबारा सोनार के पास। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आया तो वो छोड़ा गया अल्ट्रासाउंड वेव जाके समुद्र के बेड से टकराएगा, यानी कि समुद्र के नीचे वाले जो तल से टकराएगा और दोबारा वो ऊपर सोनार के पास आएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सोनार में अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने का काम किसका है? ट्रांसमीटर का। और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके बैक जो आएगा सोनार के पास दोबारा अल्ट्रासाउंड जो वापस आएगा उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है? डिटेक्टर का। मतलब डिटेक्ट करने का काम मतलब ये हो गया कि ये जो अल्ट्रासाउंड मेरे पास वापस आया ये किसी से टकराया कि नहीं टकराया, या फिर टकराया तो क्या चीज हो सकता है जिससे ये टकराया, वो डिटेक्ट करने का काम किसका है? डिटेक्टर का है। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ट्रांसमीटर का मतलब वो ट्रांसमिट करेगा, मतलब कि प्रोड्यूस करेगा साउंड वेव को, अल्ट्रासाउंड वेव को, और किससे वो टकराया, कितने दूरी पे है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसको पता करने का काम है डिटेक्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासाउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब यहाँ पे डिटेक्टर का रोल समझिए। डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर उस अल्ट्रासाउंड वेव्स को जो उसके पास रिफ्लेक्ट होके आया है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वो अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो आदमी वहाँ पे बैठा होगा जो कि मॉनिटर पे बार बार उसको नोटिस कर रहा होगा कि ये जो छोड़ा गया अल्ट्रासाउंड वो किससे टकराया, वो देख लेगा कि वाकई में अल्ट्रासाउंड किससे टकराया, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, है ना। इस प्रकार का चलता है। उसके बाद आगे देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट reflected the ultrasound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of the ultrasound wave। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से आपका अल्ट्रासाउंड वेव टकराया है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। समझेगा ध्यान से। जो आपने अपने सीप से अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा, अल्ट्रासाउंड वेव जिस ऑब्जेक्ट से टकराया वो ऑब्जेक्ट हमारे सीप से कितने नीचे पे है उसके दूरी को हम लोग पता कर सकते हैं। किससे? ये पता करके कि पानी में अल्ट्रासाउंड वेव का स्पीड क्या है, पहला ये, और दूसरा ये कि उस अल्ट्रासाउंड वेव को जाने में और आने में टाइम इंटरवल कितना लगा, यानी कि समय कितना लगा, है ना। इस वजह से यानी कि इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अल्ट्रासाउंड वेव जिस ऑब्जेक्ट से टकराएगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग कैसे पता करेंगे? पानी में साउंड का स्पीड पता करके और टाइम पता करके कि उसको जाने में और आने में कितना समय लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके लिए एक फॉर्मूला भी हो गया हमारा छोटा सा। लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन, अच्छा ट्रांसमिशन का मतलब जाना और रिसेप्शन का मतलब आना, है ना। तो लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव बी टी। अब मान लीजिए कि हमारा जो सीप से अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा गया वो गया और आया, टोटल टाइम कितना लग गया? टी लग गया, यानी कि हो सकता है वो 20 सेकेंड 25 सेकेंड कुछ भी लगा हो, तो हमने इसको यहाँ पे टी मान लिया। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भी भी, और हमने वाटर में साउंड के स्पीड को क्या मान लिया? भी मान लिया। ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अल्ट्रासाउंड वेव इज, अब टोटल डिस्टेंस जो आपके अल्ट्रासाउंड वेव ने ट्रेवल किया वो कितना होगा? 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ पे अब समझिए, यहाँ ये कहा गया है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अल्ट्रासाउंड वेव, यानी कि आपके द्वारा जो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा गया वो नीचे गया, टकराया, फिर दोबारा आपके पास आया। ये अल्ट्रासाउंड वेव का डिस्टेंस भी बता रहा है प्लस वो ऑब्जेक्ट जिससे वो टकराया उस ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस बता रहा है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे जाके आपका अल्ट्रासाउंड वेव टकराएगा ना, तो ये दोनों चीज़ बता रहा है। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ बता रहा है। पहला तो ये कि अल्ट्रासाउंड वेव का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि उसी से जाके उसको टकराना है ना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो d का मतलब डिस्टेंस, v का मतलब स्पीड, किसका स्पीड? साउंड का स्पीड पानी में, और t का मतलब टाइम जो उसको आने में लगा। तो इस वाले फॉर्मूले पे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। सिंपल बड़ा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। 2d का मतलब यहाँ पे ये है कि एक वेव गया और दोबारा उसके पास आया, दोबारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेव ने दोबारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक बार छोड़ा गया और दूसरा वो टकरा के आया, इसलिए वो 2d हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके बुक में आप पेज पलटेंगे तो बैट के केस के बारे में दिया गया है। बैट, चमगादड़।
चमगादड़ अपने शिकार को कैसे ढूंढता है या फिर वो अपने शिकार से कैसे बचता है, इसके बारे में भी दिया गया है। पेज आप पलटिए, उसके बारे में आपको मिलेगा, है ना। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस फॉर्मूला याद रख लीजिए 2D = V × T बस। अब बैट के बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बैट्स सर्च देयर प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। इको रेंजिंग का मतलब वही हो गया कि आपका जो इको छोड़ा गया, यानी कि आपने जो बोला वही आवाज दोबारा आपके पास आया, उसका रेंज क्या है, मतलब कि वो कहाँ तक गया, कहाँ से टकरा के आया, वही हो गया आपका इको रेंजिंग, सिंपल सा मतलब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग बैट का। आपको पता है कि बैट कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, कौन बताएगा? बैट कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस करता है बैट। अब देखिए ये जो चमगादड़ होते हैं ना, अक्सर आप देखते होंगे कि चमगादड़ ना रात में ही उड़ता है ना। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से। बैट्स सर्च देयर प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब देखिए चमगादड़ कैसे उड़ता है रात में। चमगादड़ जब उड़ना शुरू करेगा ना, तो जब तक वो उड़ता रहेगा तब तक वो हर वक्त अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करता रहेगा, यानी कि अल्ट्रासाउंड वो अपना छोड़ता रहेगा। अब वो अपने शिकार को ढूंढता कैसे, देखिए जब तक वो उड़ता रहेगा तो हर सेकंड वो तुरंत क्या करता रहेगा, अल्ट्रासाउंड वो वेव छोड़ता रहेगा, और वो अल्ट्रासाउंड जो छोड़ा गया उसके मुंह से वो किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा। टकराने के बाद जब उसके पास आएगा तो वो सेंस करता है कि ये जो मेरे द्वारा अल्ट्रासाउंड छोड़ा गया, वो जो टकरा के वापस आया, वो मेरे शिकार से टकरा के वापस आया या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आया, वो अपने आप पहचान लेता है। तो इस वजह से और इसी तरीके से वो अपने शिकार को ढूंढता है और अपना पेट भरता है। कैसे? पहला तो वो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ेगा, जाएगा, नहीं दिखता है उसको, वो देख के काम नहीं करता है, बल्कि वो अपना अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ के काम करता है। उल्लू का भी ऐसा ही कुछ होगा। नहीं, उल्लू के केस में थोड़ा सा अलग है। उल्लू को ना लगभग दिन में तो दिखता ही नहीं है ना, रात में उसको दिखता है तो वो अपना देख के काम करता होगा। उल्लू का केस अलग है, वो उसको दिखता है रात में, वो अपना उड़ लेता है, रात में दिख लेता है वो। लेकिन बैट का केस अलग है, बैट रात में नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, और उसके द्वारा जो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा गया वो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के उसके पास वापस आएगा वो सेंस कर लेता है कि भाई जो अल्ट्रासाउंड वेव टकरा के वापस आया ये किसी प्रे से टकरा के आया, यानी कि मेरे शिकार से टकरा के आया जिसको हम खाएंगे उससे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, वो अपना सेंस कर लेता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से वो काम करता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स और प्रे एंड दे रिटर्न टू बैट्स ईयर। वही बात है जो कि हमने अभी आपको कहा कि अल्ट्रासाउंड वेव वो छोड़ेगा और दोबारा उसके पास रिफ्लेक्ट होकर उसके कानों में आएगा, जिसके वजह से वो पता कर लेता है कि मेरा भोजन कितने दूर पे रखा हुआ है, मतलब कि जिसको वो शिकार अपना बनाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल और प्रे इज। तो जिस वजह से, यानी कि जिस तरीके से उसका अल्ट्रासाउंड वेव दोबारा उसके कानों तक आता है, वैसे उस तरीके से वो पता कर लेता है कि जिसको हम अपना शिकार बनाने वाले हैं, यानी कि जिसको हम खाने वाले हैं, वो कितने दूर पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सोनार डिवाइस हमारे बड़े बड़े शिप में करता है, वो बैट अपने अल्ट्रासाउंड वेव से ही काम कर लेता है ना। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बैट के अंदर ना एक ऑलरेडी सोनार डिवाइस फिट है कि नहीं, वो नेचर के द्वारा है, वो उसका अपना खुद का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को हम लोग डायग्राम बना के अपने बोर्ड पे समझेंगे और अभी तुरंत समझेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बोर्ड पे मिलते हैं।